टू एडुहैप। लास्ट लेक्चर आप मुझे ऑलरेडी देख चुके हो, अगर नहीं देखा तो प्लीज जाके देखिए। वी हैव पुट अ वीडियो ऑन वोकैबुलरी, बट ये वोकैबुलरी वीडियो में काफी बच्चों को ऐसे लगा कि यार ये मतलब एकदम ऐसा नया चेहरा है, बोल तो दिया दिशा मैम है, बट कौन दिशा मैम। अब मैं जानती हूँ भाई, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, इतनी फेमस नहीं हूँ कि आप सब मुझे जानो, है कि नहीं। सो आज हम क्या करने आए हैं, तो पहली चीज आपको बोर्ड पे दिख ही रहा होगा, इट इज नॉट लाइक अ सरप्राइज, हम एक इकोनॉमिक्स का चैप्टर लेकर आए हैं। बट बिफोर आई इवन स्टार्ट विद द इकोनॉमिक्स चैप्टर, आपको मेरे बारे में बता दूं, नाम तो आप जान ही चुके हो, नहीं जानते तो मेरा नाम दिशा मैम है और मैं 11th और 12th कॉमर्स के चैनल पे इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज पढ़ाती हूँ। तो आप मुझे नहीं जानते, इसका एक सबसे बड़ा कारण है क्योंकि मेरे जो ज्यादातर वीडियोस जाते हैं, सारे वीडियोस जो जाते हैं वो 11th और 12th के कॉमर्स चैनल्स पे जाते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के अलावा हम बहुत और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उस पर क्रिएट करते हैं। जैसे एक हमने लास्ट टाइम पोस्ट भी करा था जो टॉपर्स की 5 सीक्रेट्स थी, राइट। सो ऐसे 5 सीक्रेट्स, हाउ टू स्कोर वेल इन एग्जाम, हाउ टू डू स्मार्ट स्टडी, ऐसे भी वीडियोज हम उस पर पोस्ट करते रहते हैं। बट इन अ वे आपके लिए मैं एकदम ही नया चेहरा हूँ, बट यहाँ पे आज मैं आई हूँ आप सबके लिए इकोनॉमिक्स लेकर। इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है आपके पास, चैप्टर नंबर 8, दैट इज मनी एंड क्रेडिट, राइट। सो आज हम जो करेंगे, वी आर गोइंग टू डू अ वन शॉट वीडियो जहां पे हम पूरा का पूरा मनी एंड क्रेडिट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। सो बिना देरी के करते हैं हम हमारे इकोनॉमिक्स चैप्टर की शुरुआत। चलिए, मनी एंड क्रेडिट की अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी द फॉलोइंग थिंग्स, जहां पे मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है, जैसे हमारे रुपीज, क्रेडिट कार्ड्स, लोन एक्टिविटीज, डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस एंड सो ऑन, ठीक है। क्या स्टडी करेंगे, बताने से अच्छा है मेरे हिसाब से पढ़ ही लेते हैं यार, मतलब इन चीजों पे क्या ही टाइम वेस्ट करना। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज डायरेक्टली स्टार्ट विद आवर चैप्टर, जिसमें हम पहला टॉपिक जो लेंगे दैट इज मनी वर्सेस बार्टर सिस्टम, राइट। अब मैं मनी वर्सेस बार्टर सिस्टम की बात करूं तो पहली चीज, मनी तो सबको पता है भाई, इसके बिना तो जिंदगी नहीं चलती, है कि नहीं। बट बार्टर सिस्टम की बात करूं, बार्टर सिस्टम क्या होता है। अगर ये बार्टर सिस्टम को बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, वन लाइन में अगर मैं एक्सप्लेन करूं, एक्सचेंजिंग गुड्स फॉर गुड्स इज नोन एज बार्टर सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ रिमोट, दिस इज अ मार्कर, ठीक है। आई गिव द मार्कर, टेक द रिमोट, दैट इज बार्टर सिस्टम। मेरे पास एप्पल्स है, आपके पास ऑरेंज है, मैंने आपको एप्पल दिया, आपसे ऑरेंज लिया। पहले के जमाने में जब मनी एग्जिस्ट नहीं करता था, व्हेन देयर वाज नथिंग नोन एज मनी, लोग अपनी जरूरतें पूरे करने के लिए बार्टर सिस्टम का ही यूज करते थे। एक फार्मर है, वीट ग्रो कर रहा है, दूसरा फार्मर है, राइस ग्रो कर रहा है। फार्मर वीट देता था, राइस लेता था। लोग ऐसे अपनी नीड्स और वांट्स को पूरी करते थे, एक्सचेंजेस करते थे, और ये एक्सचेंज में देयर वाज नो मॉनेटरी इंक्लूजन, क्योंकि वो जमाने में पैसे नाम की चीज ही नहीं थी, राइट। सो दिस इज बार्टर सिस्टम। अगर वन लाइनर मीनिंग कहूं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स इज नोन एज बार्टर सिस्टम, ठीक है। चलिए अब जाते हैं हमारे टेक्सचुअल पार्ट पे। बार्टर सिस्टम की बात करें तो बार्टर सिस्टम करते वक्त एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम फेस करते थे, एंड दैट वाज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। जरूर समझाऊंगी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या होता है, बट अगर मैं मनी की बात करूं तो मनी जब आया, ये जो प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम थी सॉल्व हो गई, वो थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। बट पहली चीज, अगर ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की मैं बात करूं तो व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ऑलरेडी बताया कि जब बार्टर सिस्टम कभी थी, व्हेन देयर वाज नो करेंसी, जब पैसे या मनी नाम की कोई चीज नहीं थी, ऐसे समय पे हम जो है ट्रेड करते थे एज अ मीन ऑफ एक्सचेंज, जहां पे गुड्स देते थे, गुड्स लेते थे, गिव गुड्स, टेक गुड्स, नो मनी इनटू इंक्लूजन, दैट इज नोन एज बार्टर सिस्टम, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल यहां पे ले रही हूं। फॉर एग्जांपल, लेट अस से देयर इज अ पर्सन ए, ठीक है। अब ए कहता है कि मेरे पास वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स है जो वो बी को देने के लिए तैयार है।
राइट। बट ए अगर बी को वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम ए, आई एम रेडी टू गिव यू वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, फ्री में तो दूंगी नहीं, पैसे तो थे नहीं, तो बी से इन रिटर्न मुझे कुछ तो लेना पड़ेगा, राइट। सो ए ने क्या कहा, आई एम रेडी टू गिव यू वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, बट उसके बदले में आई नीड पोल्ट्री, मुझे उसके बदले में क्या चाहिए, तो पोल्ट्री चाहिए, राइट। तो इस एक्सचेंज को क्या कहते थे, बार्टर सिस्टम। अगर आप यहाँ पे जो हमारे इमेज में है बहुत इजीली इसको देख सकते हो, देयर आर टू कमोडिटीज विद टू पीपल, फ्लावर दे रहे हैं, दूसरी ब्रेड जो है वो ले रहे हैं, ठीक है। बट बार्टर सिस्टम की सबसे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी कि इसमें मनी का बिल्कुल इंक्लूजन नहीं हुआ करता था, हम गुड्स को देते थे, सामने गुड्स को लेते थे, राइट। बट इस पे क्या है, आपको एक दिक्कत आती थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स मतलब क्या कि यहाँ पे बहुत बार ऐसे होता था कि जरूरी नहीं है जो मैं आपको दे रही हूं आपकी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। अब जैसे मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल आपको यहाँ पे देती हूँ, लेट अस टेक देयर आर टू पीपल ए एंड बी, ठीक है। हम दो लोग लेते हैं ए एंड बी, ठीक है। जो ए है, ए रिक्वायर्स क्लॉथ, ए को क्लॉथ की जरूरत है, राइट। बी हैज क्लॉथ, ए को क्लॉथ चाहिए जो बी के पास है, ठीक है। बी इज रेडी टू गिव क्लॉथ टू ए, बट ए इन रिटर्न क्या देगा, तो ए हैज एग्स, ठीक है। ए के पास क्या है, तो ए के पास एग्स है, बट यहां पे बी जो है इज अ वेजिटेरियन, एग भी नहीं खाता, राइट। तो बी के पास क्लॉथ है, ए को बी क्लॉथ देने तैयार है, बी ने बोला ठीक है तेरे को क्लॉथ चाहिए, मैं तेरे को क्लॉथ देने तैयार है, बट तू मेरे को क्या देने वाला है, तो ए ने बोला मेरे पास ना अंडे है, बी ने बोला लेकिन मैं तो वेजिटेरियन हूं, मैं तो अंडे नहीं खाता। अब ऐसे केस में जो एक्सचेंज है वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज A requires cloth but the commodity that A has, that is eggs, that is not required by B. और ये ज्यादातर केसेस में होता था से डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, जो आपको चाहिए वो मेरे पास होना और जो मुझे चाहिए आपके पास होना हमेशा पॉसिबल नहीं है, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी बार्टर सिस्टम की, ठीक है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स तब भी हो सकता है व्हेन गुड्स और कमोडिटीज जो एक्सचेंज हो रहे हैं इट इज विदाउट द यूज ऑफ मनी, क्योंकि अगर मनी पिक्चर में आ गया तो पैसे की जरूरत तो बच्चे सबको है, बट ये प्रॉब्लम सिर्फ कब आती थी, ओनली एंड ओनली इन द बार्टर सिस्टम, ठीक है, क्योंकि बार्टर सिस्टम में पैसे को हम इंक्लूड नहीं करते थे। सो गुड्स में डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स होना ये होता था डिफिकल्ट, राइट। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एक आपको बार्टर सिस्टम के बारे में दिया गया है, इन बार्टर सिस्टम विदाउट एक्सचेंज ऑफ मनी गुड्स का एक्सचेंज वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, और बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करने के लिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का होना बहुत बहुत जरूरी था, जो एक वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम था। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स नहीं है, बार्टर सिस्टम नहीं हो सकता, राइट और तभी पैसा तो था नहीं। सो एक्सचेंज करने में, गुड्स एक्सचेंज करने में बहुत दिक्कत आती थी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स अ लॉट ऑफ पीपल कुड नॉट फुलफिल देयर नीड्स बिकॉज देयर वाज नो पॉसिबिलिटी ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। हर ट्रेड में हो ही नहीं सकता कि दोनों के पास एक दूसरे की जरूरत की चीजें प्रेजेंट हो, एंड दिस वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ योर बार्टर सिस्टम, ठीक है। बट ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब ये प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम में बढ़ती गई, इवेंचुअली हमें समझ में आया कि यार ये बार्टर सिस्टम जो है लंबा नहीं चलेगा, बिकॉज बहुत लोग अपनी जरूरतों को पूरी नहीं कर पा रहे हैं। दे हैव अ रिक्वायरमेंट, उनको क्लॉथ चाहिए, नहीं मिल पा रहा है बिकॉज दे हैव एग्स जो सबको नहीं चाहिए, और बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम जो है हमने मनी को इन्वेंट किया, बिकॉज डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड हो ही नहीं पा रहा था, तो एक रिप्लेसमेंट लाना था। रिप्लेसमेंट के तौर पे हमने क्या करा, तो हमने मनी को इन्वेंट किया,
ठीक है। अब जब मनी आया, मनी स्टार्टेड सर्विंग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आज आप कोई भी चीज खरीदते हो, एक्सचेंज मतलब क्या, तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज योर एक्सचेंज, राइट। तो आज अगर आप कोई भी चीज खरीदते हो, राइट, खरीदते वक्त आप इसके एक्सचेंज में, मतलब जैसे आपने पैकेट ऑफ बिस्किट्स खरीदा, तो बिस्किट्स के बदले आपने सामने सेलर को क्या दिया, व्हाट यू गिव इज मनी, है ना। आप सामने सेलर को क्या दे रहे हो, तो आप सामने सेलर को मनी दे रहे हो। एंड एवरीवन एक्सेप्ट्स मनी, सब पैसे की सबको जरूरत है, क्योंकि मनी के द्वारा आप कोई भी गुड्स और सर्विसेज जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है आप परचेज कर सकते हो। एंड बिकॉज मनी पिक्चर में आ गया और एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज होने लगा, ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम थी, जो कि है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, मनी ने ये प्रॉब्लम हमको सॉल्व करके एकदम ऐसे दे दी कि भाई तेरे को प्रॉब्लम है ना, ये ले सोल्यूशन, ठीक है। सो मनी सॉल्व वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द बार्टर सिस्टम। और इसीलिए आज के तारीख में कोई और बायर को प्रोडक्ट एक्सचेंज में देने की जरूरत नहीं है। आप चाहे कुछ भी लेने जाओ, यू डोंट नीड टू एक्सचेंज एनी प्रोडक्ट, आपके पास बस मनी होना चाहिए। इन एक्सचेंज ऑफ मनी यू गेट ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक फार्मर है, फार्मर हैज टू सेल व्हीट, ठीक है, ये बार्टर सिस्टम का एग्जाम्पल है। देयर इज अ फार्मर, ही हैज व्हीट, राइट, he is ready to sell wheat in exchange of cereals. तो ऐसे केस में it is difficult for him to find a buyer who has cereal, ठीक है। अब जैसे मैं एक फार्मर हूं, मेरे पास व्हीट है, बट मुझे क्या चाहिए, सीरियल्स चाहिए। आप भी एक फार्मर हो, बट आपके पास राइस है, आई कैन नॉट एक्सचेंज विथ यू, क्योंकि मुझे तो राइस नहीं चाहिए, सीरियल्स चाहिए। तो मुझे जाके ढूंढना पड़ता था पहले कि भाई सीरियल है, सीरियल है, सीरियल है, सीरियल है, ठीक है। एंड देन वो जिसके पास सीरियल्स है उसको व्हीट चाहिए, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, राइट। सो जितना ये मैं कह रही हूँ ना, जितना मैं एम्फसाइज कर रही हूँ, ट्रस्ट मी इट वाज रियली दैट डिफिकल्ट डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसीलिए एक्सचेंज हो ही नहीं पाता था। एंड देन एक्सचेंज नहीं होता था तो लोगों की नीड्स एंड वांट्स जो है इनकम्प्लीट रह जाती थी, एंड दैट इज व्हाई मनी वाज वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेंशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, बिकॉज मनी ने ये जो प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम है उसको सॉल्व कर दिया। एंड टुडे इफ यू see all the goods and commodities that we trade, that is in the form of money. आज अगर मुझे वीट चाहिए या मुझे सीरियल चाहिए, सीरियल लेने जाने के लिए मैं वीट लेकर थोड़ी जा रही हूँ। आई कैन जस्ट गो टू अ शॉप, गिव मनी, बाय सीरियल्स इन एक्सचेंज, राइट। सो ये जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का प्रॉब्लम था, मनी एक्चुअली कंप्लीटली सॉल्व्ड इट, एंड दैट इज व्हाई यू हैव द चैप्टर मनी एंड क्रेडिट, राइट। अब सिंस वी हैव ऑलरेडी बीन स्पीकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, मतलब हमें पता है कि भाई पैसा क्यों जरूरी है, पैसे ने कैसे बार्टर सिस्टम की ये जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट उसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। बट पहले से ये नोट्स इन रुपीज एंड कॉइन्स हुआ नहीं करते थे, राइट। पहले के जमाने में एनिमल्स को मनी की तौर पे यूज करते थे। देन एनिमल्स में दिक्कत आने लगी तो हम लोग जो हमारे कमोडिटीज है, जैसे फेदर्स है, शेल्स है, लेदर है, इसको यूज करने लगे। देन उसमें भी दिक्कत आई तो हम डिफरेंट प्रेशियस मेटल्स जैसे गोल्ड, सिल्वर, एलॉय, इसको यूज करने लगे। बट देन मेटल का डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज, डिफरेंट वेट, तो हमने क्या करा, जब वो राजा महाराजों का शासन आया तब हमने ये मेटल्स को कॉइन्स में कन्वर्ट कर दिया, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन्स एंड सो ऑन। फिर धीरे धीरे पेपर करेंसी आई। पेपर करेंसी अभी कैरी करने में दिक्कत, तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक, यूपीआई, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी है, ठीक है। तो आज आप जो यूज करते हो, दीज आर ऑल द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, जैसे पेपर करेंसी, डेबिट कार्ड है या चेक है, यूपीआई है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जो आप करते हो, ये सब इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो आपका मनी है वो भी आप सबकी तरह डेवलप होते गया, मॉडर्नाइज होते गया, चेंज होते गया, एंड दीज ऑल आर नोन एज फॉर्म्स ऑफ मनी।
अब फॉर्म्स ऑफ मनी की मैं बात करूं तो जो एंशियंट टाइम था, पुराने जमाने में ग्रेन्स को एज फॉर्म ऑफ मनी यूज किया जाता था। ठीक है, मतलब आप कोई भी चीज खरीद रहे हो, जैसे मिल्क है, एग्स है या कैटल है, राइट, तो उसके एक्सचेंज में ग्रेन्स को दिया जाता था, जैसे वीट, बाजरा, राइस एंड सो ऑन। सो इंस्टेड ऑफ मनी, ग्रेन्स को मनी के तौर पे ट्रेड में एक्सचेंज किया जाता था। ठीक है, बट इवेंचुअली जब चीजें इवॉल्व हुई, जब ग्रेन्स में भी प्रॉब्लम्स आने लगी, मनी को हमने धीरे धीरे चेंज करा एंड इन द मिडिवल पीरियड हम लोग जो मेटालिक कॉइन्स है, जैसे मैं अभी कह रही थी, जो राजा महाराजाओं का शासन आया तभी ये जो प्रेशियस मेटल्स थे, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ये सब को कॉइन्स में कन्वर्ट कर कर ये कॉइन्स या तो सिक्कों को मनी के तौर पे हमने यूज करना चालू किया। ठीक है, सो ये टाइम पे जब भी ट्रेड होता था, आप कोई भी चीज खरीदने जाते थे, वी यूज टू गिव दीज मेटालिक कॉइन्स इन एक्सचेंज, मतलब मेटालिक कॉइन्स दिया, जो चीज आपको खरीदनी है आपने उसको परचेज करा। ठीक है, एंड नाउ इन द मॉडर्न पीरियड व्हाट यू यूज इज योर पेपर करेंसी। जो आपकी नोट्स है ना, 50 रुपए की नोट, 100 रुपए की नोट, दैट इज योर पेपर करेंसी। तो पेपर करेंसी एंड कॉइन्स, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपए का जो कॉइन्स है, today in the modern period we have started using this paper notes and coins as a form of money। ठीक है, तो पहले एनिमल्स, ग्रेन से हम लोग प्रेशियस मेटल के कॉइन्स पे आए, देन प्रेशियस मेटल्स है, शॉर्टेज में है। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर वगैरह प्रेशियस मेटल्स एंड दे आर वेरी इन शॉर्टेज, और इसीलिए इवेंचुअली हम लोग नॉर्मल कॉइन्स पे आ गए। साथ ही साथ ये जो कॉइन्स होते हैं बहुत ही बल्की टू कैरी है, तो आपको जब बड़े अमाउंट में पे करना होता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैरी कॉइन्स ना। जैसे आप ही सोचो, 1 लाख रुपए आपको किसी को पे करना है, आपको दुश्मनी निकालनी है ना, तो उसको 1-1 रुपए के सिक्के दे देना। ठीक है, बेचारा दिन भर गिनता ही बैठ जाएगा, शायद गिनती भी भूल जाएगा, लेकिन बताना मत। ठीक है, ओके, बट यस, ये जो मॉडर्न पीरियड में हमने पेपर करेंसी लाया, उसका सबसे बड़ा एक कारण था कि जो कॉइन्स होते थे, they were very difficult to carry, especially जब आपको large amounts में पे करना है। That is why we bought the paper currency, that is the notes। But कहने का मतलब क्या है कि over a period of time ये जो money है, इसका form जो हम ट्रेड में यूज करते थे वो चेंज होते रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, राइट। आज के तारीख में rather than using any other commodity, हम कोई भी चीज बाइंग एंड सेलिंग के लिए क्या यूज करते हैं, तो मनी यूज करते हैं। सिंस मनी इज यूज टू बाय थिंग्स और सर्विसेज, इसीलिए मनी को कहते हैं अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक ऐसी चीज जिससे आप गुड्स और सर्विसेज ऑफर्ड फॉर सेल परचेज कर सकते हो, एंड दैट इज वाई मनी की मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि इट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, पर्सन जिसके पास भी मनी है कैन बाय एनी गुड्स और कमोडिटीज दैट ही और शी वांट्स। ऑब्वियसली इट शुड बी फॉर सेल। कोई सेल के लिए कुछ चीजें वो नहीं खरीद सकते, ऑब्वियस बात है। बट यस, इफ यू हैव मनी यू कैन बाय एनी गुड्स और सर्विसेज दैट इज ऑफर्ड फॉर सेल। ठीक है, आगे जाते हैं। ये देखिए, ये आपके ओल्ड फॉर्म्स ऑफ मनी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग जो है पहले के जमाने में, ओल्डन टाइम्स में, वी यूज टू यूज ग्रेन्स। ठीक है, या फिर यहाँ पे अगर आप आओगे तो दीज आर मेटालिक कॉइन्स, राइट। देखिए, मेटालिक कॉइन्स पे आप अगर प्रिंट भी देखोगे, ठीक है, धीरे धीरे क्या होता था, जो राजा महाराजा के भी प्रिंट्स आते थे मेटालिक कॉइन्स पे, जहां पे उनका किंगडम है ना, शासन चल रहा है, वहां पे राजा महाराजा के भी प्रिंट्स आते थे। वी ऑल्सो यूज्ड कैटल, और आप कह सकते हो एनिमल्स, ठीक है, एज मनी। बट एनिमल्स में भी बहुत दिक्कत आती थी, डिविजिबिलिटी पॉसिबल नहीं थी। अब देखो, मुझे अगर आधी घुनी चावल चाहिए तो मैं उसके बदले आधी बकरी नहीं दे सकती ना। ठीक है, तो इसमें डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम, ये प्रेशियस मेटल्स तो शॉर्टेज की प्रॉब्लम, ग्रेन्स जो थे वाइडली एक्सेप्टेड नहीं थे, कहाँ पे स्टोर करोगे, पेरिशेबल है तो स्टोरेज का इशू। हर एक कमोडिटी जो आप यूज करते थे इन द ओल्डन टाइम्स एज फॉर्म ऑफ मनी, उसमें काफी आप प्रॉब्लम्स
प्रॉब्लम्स फेस करते थे, एंड दैट इज व्हाई वी केम टू द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी. आज हम लोग क्या यूज करते हैं? सो व्हाट वी यूज इज, सबसे ज्यादा हम क्या यूज करते हैं? तो हमारे यहाँ पे जो है कॉइन्स, एंड दिस इज आवर पेपर करेंसी. ठीक है, जो आपकी 500, 100, 50 रुपए की नोट है, सबसे ज्यादा इंडिया में ये दो चीजें यूज होती है. उसके अलावा जो हमारे प्लास्टिक कार्ड्स है, ठीक है, इसको प्लास्टिक कार्ड्स कहा जाता है. आप इसको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी बहुत कॉमनली कहते हो. दिस इज ऑल्सो यूज एज अ फॉर्म ऑफ मनी, जिसके द्वारा आप पे करके गुड्स और सर्विसेज खरीद सकते हो. उसके अलावा जो आपके चेक्स है, या आप कह सकते हो डिमांड ड्राफ्ट है, यूपीआई है, ये सब आज की तारीख में दे ऑल हैव इवॉल्व्ड एज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी. और जो हमारे मॉडर्न बच्चे हैं वो भी तो काफी ज्यादा इनको यूज करते हैं, है कि नहीं? आपको मुझे नहीं लगता ये सब का एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, बट यस, दीज आर द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी जो as of today in exchange process as a medium of exchange to buy goods and services that are offered for sale use होता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. The next topic that you have, the currency. अब हर कंट्री की बेटा अपनी करेंसी होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में हम क्या यूज करते हैं एज मनी और एज करेंसी? दैट इज आर रुपीज. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यूएसए की बात करूं, हम क्या यूज करते हैं? वी यूज डॉलर्स. ठीक है, सिमिलरली जो जापान है, जापान में हम क्या यूज करते हैं? वी यूज येन. राइट, सो ऐसे बच्चा हर एक कंट्री की अपनी डिफरेंट करेंसी होती है जो उस कंट्री में एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज होती है. इट इज वाइडली एक्सेप्टेड. जैसे इंडिया में कोई भी गुड्स या सर्विसेज आप परचेस करने जाते हो और एक्सचेंज में अगर आप रुपीज दे रहे हो, इट इज वाइडली एक्सेप्टेड. वैसे ही यूएसए में डॉलर्स यूज होते हैं एंड सो ऑन. ठीक है, तो पहली चीज हर एक कंट्री की अपनी करेंसी होती है. अब इंडिया की जो करेंसी है रुपीज, ये रुपीज कौन इशू कर सकता है? तो हमारी जो सेंट्रल बैंक है, ठीक है, हमारी इंडियन सेंट्रल बैंक, हमारी सेंट्रल बैंक कौन सी है? तो आप कह सकते हो वो है RBI. इसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं तो हमारे कंट्री में जो भी ऑल करेंसी नोट्स, ठीक है, बट याद रखना बच्चा, भले आरबीआई सारी की सारी नोट्स प्रिंट करता है, बट दे डू नॉट प्रिंट 1 रुपी नोट. ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स. मतलब जो हमारी आरबीआई है, दे प्रिंट ऑल द नोट्स, बट 1 रुपए की नोट और कॉइन्स आरबीआई नहीं बनाता. फिर कौन बनाता है? अरे वाह, क्या बात है. यस, ऑल 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स आर मेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, कौन बनाता है? तो हमारी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट. तो याद रखना, सारी की सारी जो करेंसी नोट से कौन प्रिंट करता है? आरबीआई. बट एक्सेप्ट द 1 रुपी नोट एंड सारे के सारे कॉइन्स कौन मिंट करता है? तो वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है. राइट, याद रखना, आरबीआई इज नोन एज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, द पप्पा ऑफ ऑल बैंक्स. ओके, चलिए. नो अदर इंडिविजुअल इज अलाउड टू इशू करेंसी. मतलब आरबीआई के अलावा अगर आप बाकी कोई बैंक्स भी ले लो, एसबीआई है, एचडीएफसी है, एक्सिस बैंक है, दे कैन सर्क्यूलेट मनी. उसको डिपॉजिट के तौर पे, लोन के तौर पे सर्क्यूलेट कर सकता है, बट प्रिंट या इशू सिर्फ और सिर्फ मोनोपोली एक ही इंसान कर सकता है, एंड दैट इज द आरबीआई. कहते हैं आरबीआई इज द मोनोपोली व्हेन इट कम्स टू इशू ऑफ करेंसी नोट्स, क्योंकि उसके अलावा इंडिया में ये अथॉरिटी किसी के पास नहीं है. ठीक है, बड़ी पावरफुल है तभी हमारी सेंट्रल बैंक. ओके, रुपीज
इज वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन इंडिया, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि रुपीज जो है वो इंडियन करेंसी है, वैसे ही डॉलर्स यूएसए की एंड सो ऑन। बट हर कंट्री में उसकी करेंसी वाइडली एक्सेप्टेड होती है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उस पर्टिकुलर कंट्री में यूज होती है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। ये आपके लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक है, राइट। बट ये लोन एक्टिविटीज जो है आगे इन डिटेल समझेंगे। यहाँ पे बस मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं अबाउट दीज लोन एक्टिविटीज। ठीक है, देखिए बैंकिंग, सबसे पहले कोई भी कंट्री में जो बैंक्स होती है दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्यों? क्योंकि एक जो भी आपकी सेविंग्स होती है, अब जैसे आपकी इनकम है मान के चलो 20,000 में से 10,000 खर्च कर दिया, 10,000 बचत करी। ये सेविंग्स हम कहाँ पे रखते हैं? तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे बैंक में। तो पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन बैंक का क्या है कि जो लोगों की सेविंग्स होती है, एडिशनल सरप्लस इनकम होती है, बैंक्स उसको डिपॉजिट के तौर पे एक्सेप्ट करता है। और हम क्यों बैंक में डिपॉजिट करते हैं? क्योंकि उसके ऊपर हमें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है, राइट। बट इन अ वे पहला प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक क्या है? तो लोगों की डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना, ठीक है। और यही डिपॉजिट्स को वो लोन के तौर पे सर्कुलेट करेगा। जैसे लेट अस से राम के पास 10 लाख रुपए है। राम ने क्या करा? तो राम एक बैंक में गया, XYZ बैंक को जाके बोला, देखो मेरे पास 10 लाख रुपए है, मुझे इसकी फिक्स डिपॉजिट करानी है, 1 साल के लिए ये पैसा मैं आपके पास रखूंगा। क्यों रखूंगा? क्योंकि मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होगी, ठीक है। बट पहली चीज, एक तो बैंक आपका पैसा सेफ रखेगी, ठीक है, जब आप मांगोगे उसको दे देगी, उसके ऊपर भी बैंक आपको इंटरेस्ट देगी। क्यों? बिकॉज आप जो भी पैसा बैंक के पास डिपॉजिट के तौर पे रखते हो, ठीक है, उन्हीं पैसों को बैंक लेकर जो जरूरतमंद होते हैं, जिनको पैसे की जरूरत होती है, उनको लोन के तौर पे दे रही है, राइट। बट ऐसे ही नहीं देगी, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो समझो बैंक ने लोन के ऊपर 12% इंटरेस्ट लिया, ठीक है, राम को उसमें से 6% दे दिया, बाकी का जो 6% बच गया, दैट इज अ प्रॉफिट फॉर द बैंक। आगे इसको और इन डिटेल करेंगे, बट कहने का मतलब ये है कि बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। क्यों करती है? सो दैट वही डिपॉजिट्स को लोन के तौर पे सर्कुलेट कर सके। तो जिसके पास ज्यादा है वो सरप्लस भी बैंक में रख सकता है, जिसको जरूरत है वो बैंक के पास जाके लोन भी ले सकता है, ठीक है। इसलिए बैंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट करने के लिए, राइट। रेज द क्रेडिट्स एंड ट्रांसफर द अकाउंट्स एज वेल। आप कहीं दूसरे जगह पे चले जाते हो, वहां के ब्रांच में आपको आपका अकाउंट ट्रांसफर कराना है, दैट इज वेरी इजी। उसके अलावा एडिशनल फैसिलिटी जैसे डेबिट कार्ड देना, एटीएम मशीन्स बनाना, लॉकर फैसिलिटी देना, एसएमएस फैसिलिटी देना, ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज देना, बहुत सारी चीजें हैं बच्चा जो बैंक करती है। बट ये दो बैंक की मोस्ट एंड द प्राइमरी सर्विसेज हैं जो आप कह सकते हो बैंक टू वे ऑपरेशन करती है, डिपॉजिट लो, लोन दो, ठीक है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विसेज ऑफ द बैंक्स, राइट। आगे जाते हैं, लोन एक्टिविटीज की बात करें। जो इंसान बैंक में पैसा डिपॉजिट करता है, जो भी इंसान, आज समझो मेरे पास पैसे हैं, मैंने बैंक में जाके मेरे अकाउंट में ये पैसे डिपॉजिट करे, तो मैं कौन हूं? मैं एक डिपॉजिटर हूं। मेरे लिए क्या टर्म यूज करेंगे? तो मैं एक डिपॉजिटर हूं। हर वो इंसान जो बैंक में जाके अपना पैसा रखता है या आप कहोगे डिपॉजिट करता है, उस इंसान को क्या कहते हैं? तो उस इंसान को कहते हैं एक डिपॉजिटर, ठीक है। बैंक ये जो भी पैसा आप डिपॉजिट करते हो, ठीक है, उसका एक हिस्सा अपने पास स्टोर कर लेता है। अब मान के चलो, मैं आपको जैसे कि एग्जांपल देती हूं। लेट अस से देयर इज अ बैंक XYZ, ठीक है, XYZ करके एक बैंक है, उसके पास टोटल डिपॉजिट्स
बैंक के पास टोटल डिपॉजिट्स कितनी आई है, जैसे सब जाके पैसा डिपॉजिट करते हैं तो टोटल डिपॉजिट बैंक के पास कितनी आई है, मान के चलो 10 लाख रुपए। ठीक है, बैंक के पास टोटल डिपॉजिट कितनी आई है, तो मान के चलो 10 लाख रुपीस। ठीक है, अब बैंक क्या करेगा, समझो इसका जो 15% है, ठीक है, 10 लाख का 15% जो है दैट इज 1,50,000 रुपीस। ठीक है, ये हिस्सा बैंक अपने पास साइड में रख देगा। ठीक है, बचा कितना, 8,50,000 रुपीस। ठीक है, इस पैसे को बैंक लोन के तौर पे सर्कुलेट करेगा। बट ये 15% बैंक ने साइड में क्यों रखा, आज मैं बैंक में गई, मेरे पास 10 लाख रुपए थे, मैंने बैंक में जाके डिपॉजिट करे। अब मान के चलो एक हफ्ते बाद मुझे एक पेमेंट करना है 50,000 का, मैं बैंक में जाके मैंने बोला देखो मेरे जो 10 लाख है ना आपके पास, उसमें से मेरे को 50,000 दे दो। अब विड्रॉ भी तो कर सकते हो ना, बैंक नहीं बोल पाएगा कि मेरे पास ना नहीं है, मैंने वो किसी को दे दी है, बिकॉज दैट इज माई मनी। डिमांड पे मैं उसको विड्रॉ कर सकती हूँ, जब चाहिए तब ले सकती हूँ बैंक से, राइट। और इसीलिए एक हिस्सा बैंक, ये जो डिपॉजिटर्स अपना पैसा विड्रॉ करने आते हैं उनके लिए साइड में रखेगा, लोन के तौर पे सर्कुलेट नहीं करेगा। ठीक है, अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में 15% ऑफ द टोटल डिपॉजिट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया, अपने टोटल डिपॉजिट का 15%, कितना परसेंटेज, तो मैं वापस रिपीट कर रही हूं, 15%। बैंक अपने टोटल डिपॉजिट का 15% साइड में रख देती है उन लोगों के लिए जो बैंक में आके अपना पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनी इज ऑलवेज यूज्ड एज अ लोन विच इज ऑफर्ड। ठीक है, अब देखिए सरप्लस है तो बैंक में जाते हो, डिपॉजिट करते हो, बट अगर इसकी उल्टी सिचुएशन हो गई, कोई एक ऐसा इंसान है जिसको पैसे की जरूरत है, घर लेना है, गाड़ी लेना है, पैसे की जरूरत है, उसके पास उतने पैसे नहीं है, तो वो इंसान बैंक में जाके उधारी मांगेगा, जिसको को कहते हैं हम लोग लोन। ठीक है, ये पर्सन जो बैंक से उधारी ले रहा है या पैसे बोरो कर रहा है, उसको क्या कहते हैं, तो एक बोरोवर। जो पैसा डिपॉजिट करता है, डिपॉजिटर। जो पैसा उधारी लेता है, बोरो करता है, वो कौन, तो एक बोरोवर। ठीक है, और जाहिर सी बात है बोरोवर को बैंक अगर पैसे दे रही है, फ्री में तो देगी नहीं, तो बैंक क्या करती है, ये बोरोवर से लोन के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करती है। ठीक है, तो इंटरेस्ट या लोन जनरली कैसे गिवन होता है, जैसे अगर मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल दूं, लोन सैंक्शनड ऑफ ₹30 lakhs at 6.8% interest per annum। लोन्स हमेशा ऐसे दी जाती है, आपको कितनी लोन बैंक दे सकता है, साथ ही साथ कितने इंटरेस्ट पे दे सकता है, बिकॉज जाहिर सी बात है बैंक लोन्स ऐसे ही नहीं देगी, दे विल यूज द इंटरेस्ट एज अ फॉर्म ऑफ इनकम व्हाइल गिविंग द लोन्स, राइट। और यही आपकी एक पूरी की पूरी जो कि है सिस्टम बन जाती है। देखिए जो डिफरेंस बिटवीन द बोरोवर एंड डिपॉजिटर का इंटरेस्ट है, जैसे मान के चलो मैं अगर आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल दूं, ठीक है, मिस्टर ए इज अ डिपॉजिटर जो बैंक में डिपॉजिट कर रहा है, हु डिपॉजिटेड 5 lakh rupees at 6% interest per annum। ठीक है, मिस्टर ए के पास 5 लाख रुपए है, उसने बैंक में 5 लाख रुपए डिपॉजिट करे, बैंक ने मिस्टर ए को बोला कि हम आपको ये डिपॉजिट पे कितना 6% इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, अब इसके अगेंस्ट मिस्टर बी इज अ
बोरोवर, मिस्टर बी एक ऐसा इंसान है जिसको पैसे की जरूरत है. ही बोरोड 5 लाख रुपीज फ्रॉम द बैंक एट 12% इंटरेस्ट. ठीक है, मिस्टर बी बैंक के पास गया, उसने बोला मेरे को 5 लाख रुपए की जरूरत है. बैंक ने बोला ठीक है हम आपको 5 लाख देने तैयार है, बट हमको 12% इंटरेस्ट चाहिए. ठीक है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बैंक कितना है, बैंक को कितना इंटरेस्ट मिल रहा है मिस्टर बी से, 12%. ठीक है, इंटरेस्ट पेड, बैंक ने ए को कितना इंटरेस्ट दिया, तो उसमें से 6%. राइट, तो इसका जो डिफरेंस है, बैंक को 12% मिला, बैंक ने मिस्टर ए को 6% दे दिया, बचा कितना 6%. दिस एक्ट्स लाइक अ बेनिफिट और अ प्रॉफिट फॉर द बैंक. बहुत ही सिंपल है, एंड दैट इज वाई जनरली जो बैंक डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देता है वो कंपेरेटिवली बहुत कम है एज कंपेयर टू द बैंक लोन्स या तो इंटरेस्ट चार्ज ऑन बैंक लोन्स. ठीक है, और यही मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एनी बैंक है. बैंक डिपॉजिट लेता ही उसी लिए है सो दैट वो उस डिपॉजिट को लोन के तौर पे सर्कुलेट करके बीच का इंटरेस्ट डिफरेंस अर्न कर सके, कमा सके. दिस इज द मेन सोर्स ऑफ अर्निंग. उसके अलावा सर्विस चार्जेस, इन्वेस्टमेंट से एडिशनल सोर्सेस ऑफ इनकम फॉर द बैंक भी है. ठीक है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बट ध्यान से आपको इसको करना है. नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, दैट इज द क्रेडिट. अब क्रेडिट ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से. अगर मैं क्रेडिट की बात करूं, क्रेडिट बहुत ही अच्छी चीज है, बट इफ यू आर एबल टू पे द इंटरेस्ट. अब देखिए, इंटरेस्ट परसेंटेज अगर कम है, आप अगर लोन लेते हो बट आपकी एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम है, आपके पास उतनी स्टेबिलिटी है, आप लोन को इजीली रीपे कर पा रहे हो, आप इंटरेस्ट को रीपे कर पा रहे हो, इट विल एक्ट लाइक अ बून. बून मतलब क्या, तो वरदान. ठीक है, तो ये जो क्रेडिट है एक्ट्स लाइक अ बून फॉर पीपल हु रिक्वायर मनी. जैसे बिजनेसमैन, उनको बिजनेस चालू करने पैसा चाहिए, किसी को घर लेने चाहिए, किसी को एजुकेशन के लिए चाहिए, किसी को गाड़ी लेने चाहिए. बट आपके लिए ये लोन फैसिलिटी बहुत ही अच्छी चीज है, प्रोवाइडेड ये लोन का इंटरेस्ट कम हो और आप उसको इजीली रीपे कर सको. राइट, बट ऑन द अदर हैंड अगर ये वाइस वर्सा सिचुएशन है जहां पे आपका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, आप ये लोन रीपे नहीं कर पा रहे, देन इट इज अ प्रॉब्लम. तो ये वरदान कब श्राप बन जाएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा. सो याद रखना, क्रेडिट लेते वक्त कॉशियस होना, ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है. सोच समझ के हमें क्रेडिट लेना है, क्योंकि क्रेडिट एक रीजन है जहां पे आप आपकी इनकम इंक्रीज कर सकते हो. ठीक है, जैसे मैंने अगर बिजनेस का एग्जांपल दिया, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस है जो क्रेडिट बेसिस पे पैसा लेकर बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, थ्रू विच वो बहुत सारा प्रॉफिट भी अर्न करते हैं. बट अगेन बिजनेस है तो रिस्क तो भाई होगा. ठीक है, सेकंड जो हम क्रेडिट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मैंने कहा कि अगर जो बोरोअर है, ये श्राप भी बन सकता है, वरदान है तो श्राप भी बन सकता है. बट कब, जब आपका जो बोरोवर है इज नॉट एबल टू पे बैक द लोन. ठीक है, या तो इंटरेस्ट रेट हाई है, या तो उसको अचानक से बिजनेस में लॉस आ गया, अनएक्सपेक्टेड चीजें हो गई, फार्मर्स का क्रॉप फेलियर हो गया, आपके प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज हो गई, एनी ऑफ द रीजंस. बट कोई भी कारण से अगर आप आपका जो लोन है उसको रीपे नहीं कर पाते हो, तो आप फंस जाते हो एक डेट ट्रैप में. ठीक है, डेट एक तरीके से एक जाल है जिससे आपको बचकर रहना है, एंड देन आप ये लोन का बर्डन शायद नहीं झेल पाओगे. ठीक है, इन दैट केस यू विल बी स्टक इन अ सिचुएशन दैट इज नोन एज डेट ट्रैप. और काफी बार लोगों को फिर अपनी जो प्रॉपर्टी है, एसेट्स है, गोल्ड है, बॉन्ड्स है, इनको सेल कर कर ये उधारी चुकानी पड़ती है, वरना आपके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो क्यूमुलेट होते 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 बहुत बढ़ जाएगा. ठीक है, सो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जब भी आप क्रेडिट लो,
आइदर इट कैन बी बेटर फॉर यू और वर्स फॉर यू। तो आपको ध्यान में रखना है, आपको बहुत ही कॉशियस लेना है। अगर आप ये लोन इजीली रीपे कर पा रहे हो, इंटरेस्ट अफोर्डेबल है, तो वो बहुत अच्छी चीज है, बट ना कर पाए तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम। और इसीलिए जो सेकेंड टर्म हम यहाँ पे करेंगे, इन अ सिचुएशन दैट इज योर विशियस साइकिल ऑफ डेट। ठीक है, डेट को एक विशियस साइकिल क्यों कहते हैं? देखो, मैंने अगर लोन लिया, ठीक है, मुझे ये लोन का प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो तो पे करना है, ठीक है, प्लस मुझे उसके ऊपर पे करना है इंटरेस्ट। ठीक है, एंड ये मेरा जो हो जाता है एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट ईएमआई मुझे पे करना है, राइट? अब मान के चलो ये ईएमआई में नहीं पे कर पाए, राइट? तो इंटरेस्ट पे और इंटरेस्ट जुड़ जाएगा, एंड दिस साइकिल विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट वो जुड़ते जाएगा, एंड यू विल बी स्टक इन अ वेरी विशियस साइकिल। लोन लिया, इधर से भी लिया, एंड देन काफी बार क्या होता है ना, यू गेट इनटू अ डेट ट्रैप। मैं अगर बहुत ही सिंपल एग्जांपल लूं, ठीक है, लेट अस से मिस्टर ए है, ठीक है, ए ने बी से बोरोइंग करा, राइट? ए ने बी से पैसे उधारी पे लिए। अब ए को वो पैसे समझो बिजनेस में लगाने थे, बिजनेस में लगाया, लेकिन बिजनेस डूब गया। अब बी बोला कि मेरे को तो मेरा पैसा वापस चाहिए भाई, तूने कमिटमेंट दिया था तो मुझे मेरा पैसा विद इंटरेस्ट चाहिए। तब ऐसे केस में ए ने जो है पैसा सी से लिया और ये पैसा बी को दे दिया। ठीक है, फिर सी ने मांगना चालू किया। अब ए ने तो पैसा बी को दे दिया था, ए के पास कुछ नहीं है, तो ए ने क्या करा, यही पैसा ए ने डी से लिया और डी से लेकर सी को दे दिया। ठीक है, देन डी को चाहिए तो ई से लेगा, ई से लेकर डी को देगा। ठीक है, एंड देन यू विल बी स्टक इन अ वेरी बिग साइकिल, एंड दैट इज योर डेट ट्रैप। आपके ऊपर डेट खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि इससे लिया उसको दिया, उससे लिया इसको दिया, एंड देन योर डेट कीप्स ऑन गोइंग राउंड एंड राउंड, जस्ट लाइक अ सर्कल दैट इज नेवर एंडिंग। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डेट ट्रैप करके इसको कहा जाता है, एंड इट इज अ विशियस साइकिल विच इज नेवर एंडिंग। आप उसमें बहुत ही बुरी तरह आप उसमें फंस जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लोन लो, यू शुड नो दैट यू आर केपेबल इनफ और ऑफ पेइंग बैक दैट लोन, बिकॉज अगर आप रीपे नहीं कर पाए देन इट इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, तो दो टर्म्स आपको याद रखने हैं, एक क्रेडिट क्या होता है और दूसरा डेट ट्रैप क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट, एंड दैट इज योर कोलैटरल। कोलैटरल की बात करूं, व्हाट इज कोलैटरल और कोलैटरल सिक्योरिटी? काफी बार अगर आप बैंक में जाते हो लोन मांगने के लिए, तो वो आपको पूछेंगे ठीक है हम आपको लोन देने तैयार है, बट आप सामने क्या रखोगे? जनरली आप इसमें टर्म यूज करते हो गिरवी। क्या गिरवी रखोगे? जैसे मेरे पास घर है तो मैंने बैंक को बोला कि मैं घर गिरवी रख के लोन ले रही हूं, तो एक घर क्या हो गया, कोलैटरल सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी आप बैंक के पास रखते हो कि इन केस आप अगर लोन रीपे नहीं कर पाए तो ऐसे केस में ये सिक्योरिटी को बैंक यूज कर सकती है टू रिकवर द लोन अमाउंट। इसी को कहते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। घर, गाड़ी, शेयर्स, पेपर्स, इसको कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे, इवन जो गोल्ड है, ऑर्नामेंट्स है, इसको बैंक कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे एक्सेप्ट करती है व्हाइल इशूइंग लोन्स। ओके, सो कोलैटरल क्या है? इट इज एन एसेट दैट इज ओन्ड बाय द बोरोवर। जैसे मैं अगर लोन लेने जाती हूँ, मैं कौन हूं? तो एक बोरोवर हूं, मेरे पास एक एसेट है जो मैंने बैंक के पास रखा एज अ गारंटी कि भाई अगर मैंने लोन रीपे आपको नहीं करा तो आप मेरे ये एसेट को यूज करके आपकी लोन रिकवर कर सकते हो। ठीक है, कोलैटरल सिक्योरिटी में आप लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइव स्टॉक, गोल्ड, शेयर्स, इसको यूज कर सकते हो, विच इज एक्सेप्टेड बाय द बैंक एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक है, बट एक तरीके से क्या है, गारंटी है कि भाई नहीं रीपे करा तो आप इसको यूज कर लेना, राइट? In case of failure of repaying, bank would have the right
टू सेल द कोलैटरल। जब आप पेपर साइन करते हो तो आप उसमें बैंक को राइट दे देते हो कि अगर आपने लोन रीपे नहीं करा, बैंक के पास अथॉरिटी है ये कोलैटरल सिक्योरिटी को सेल करने की। ठीक है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। एक क्रेडिट, दूसरा डेट ट्रैक एंड तीसरा जो आप करोगे दैट इज योर कोलैटरल सिक्योरिटी। तो ये प्रोसेस को अगर मैं ऑल इन ऑल कंबाइन करना चाहूँ, सबसे पहले जो आप बैंक के पास जाओगे यू विल गो विद द कोलैटरल सिक्योरिटी। आप बैंक को बोलोगे कि देखो मेरे पास एक घर है जो मैं गिरवी रख के लोन लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, फिर उस पे बैंक आपको एक इंटरेस्ट बताएगा कि ठीक है चलो आप गिरवी रख रहे हो घर को, हम आपको लोन देने तैयार है, जो भी अमाउंट डिसाइड हुआ है हम आपको लोन देने तैयार है। बट ये लोन के ऊपर आपको जो है इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। अब याद रखना ये जो इंटरेस्ट रेट लोन्स के ऊपर चार्ज होता है, ये इंटरेस्ट रेट बैंक टू बैंक वेरी करता है, डिफरेंट चार्ज होते हैं। इंटरेस्ट रेट बहुत सारे फैक्टर्स पे कैलकुलेट होता है, जैसे लोन देने में रिस्क कितना है, सामने वाले के पास एसेट कितनी है, उसकी इनकम कितनी स्टेबल है, कौन सा लोन ले रहा है, जैसे हाउसिंग लोन है, कार के लिए लोन ले रहा है, पर्सनल लोन लेना है, एजुकेशन लोन लेना है, तो कौन सा लोन लेना है एंड सो ऑन, राइट। बट अगर आप एक जनरल पैटर्न इसमें ऑब्जर्व करोगे तो जो फॉर्मल बैंक्स होती है उसका इंटरेस्ट रेट कम होता है एज कंपेयर टू योर इनफॉर्मल बैंक्स। ठीक है, और इसीलिए लोन लेते वक्त अगर आपका रिस्क फैक्टर वगैरह कैलकुलेटेड है, आपके पास एक डेफिनेट सोर्स ऑफ इनकम है, हमेशा हम प्रेफर करेंगे कि हमारे फॉर्मल बैंक से ही लोन ले। ठीक है, अगर फॉर्मल बैंक में लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है ड्यू टू एनी XYZ रीजन, तो सेकेंड ऑप्शन हम इनफॉर्मल सेक्टर को रखते हैं। बट फॉर्मल सेक्टर में कंपेरेटिवली इंटरेस्ट आपका कम होता है। एक बार ये इंटरेस्ट पार्ट आपका क्लियर हो गया, राइट, तो उसके बाद हम जाते हैं आगे हमारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस पे कि बाबा जो भी पेपर्स लगेंगे, आपका आइडेंटिटी प्रूफ है, फिर कोलैटरल सिक्योरिटी के कागजात है, बैंक का लोन एप्लीकेशन फॉर्म है, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है। डॉक्यूमेंटेशन का काम हो जाने के बाद द लास्ट इज द मोड ऑफ रीपेमेंट। ठीक है, जो भी लोन आप लेते हो उसके बाद ये लोन आप कितना पे करोगे, कैसे पे करोगे, EMI अमाउंट आपका क्या होगा, EMI आप चेक या कैश या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन देकर पे करोगे, अगर EMI पे नहीं कर पाए तो उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा, ये सारी चीजें डिस्कस की जाती है। ये चारों चीजें अगर हो गई, कोलैटरल सिक्योरिटी बता दी, इंटरेस्ट बताया, एग्री कर लिया, डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो गया, EMI वगैरह कैसे पे करोगे आपने फाइनलाइज कर लिया, एंड में दिस इज योर टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ठीक है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट मतलब क्या कि देखो अगर आप लोन या क्रेडिट लेने बैंक के पास जाते हो, दिस इज द बेसिक प्रोसेस दैट यू नीड टू फॉलो। अब ऑब्वियसली आप क्रेडिट कौन से रीजन या पर्पस के लिए ले रहे हो, कितना ले रहे हो, इसके ऊपर ये जो प्रोसेस है थोड़ा सा मॉडिफाई हो सकता है, बट दिस इज द बेसिक प्रोसेस दैट यू गो थ्रू। ठीक है, एक बहुत ही बेसिक प्रोसेस है, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आप करोगे दैट इज द लोन्स फ्रॉम कॉपरेटिव्स। अभी जो कॉपरेटिव मूवमेंट या कॉपरेटिव सोसाइटीज जो है इंडिया में, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? एस्पेशली फॉर द रूरल एरियाज। देखिए हर इंसान को ना बैंक से इतने आसानी से लोन नहीं मिलता, और उसमें क्या होता है, काफी बार लेटर से कोई एक ऐसा फार्मर है या कोई एक विमेन है जो छोटा मोटा बिजनेस करना चाहती है, अगर उसके पास कोई कोलैटरल सिक्योरिटी ही नहीं है गिरवी रखने, दे डोंट हैव एनी लैंड और हाउस और गोल्ड टू कीप एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, अब ऐसे केस में उनको लोन कौन देगा? और दिया तो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हाई होगा, इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, राइट। तो ऐसे केस में कॉपरेटिव्स एक्टेड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ गिविंग क्रेडिट। अब कॉपरेटिव्स क्या होता है, तो कॉपरेटिव सोसाइटीज जो है वो लोग खुद बनाते हैं। इट इज लाइक अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, जनरली 10, 15, 20 जन जो एक ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप में अभी मैं आपको अगर बहुत ही सिंप्लीफाई करके इसको समझाऊं,
लेट अस से देयर इज अ ग्रुप ऑफ 20 पीपल, ठीक है, 20 के 20 जन ने डिसाइड किया कि हर महीने हम 500 रुपया हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी में डालेंगे, ठीक है, 20 जन है मतलब हर महीना 10,000, एंड ऑफ द ईयर इट इज गोइंग टू बी 1,20,000 रुपीज। अब ये 20 जन में से किसी को भी अगर छोटे मोटे क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कोई एक फार्मर है, ठीक है, उसको फर्टिलाइजर खरीदना है, उसको 5,000 क्रेडिट के तौर पे चाहिए, उधारी के तौर पे चाहिए, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी उसको उधारी देगी, फटाफट क्लियरेंस, वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन। बट याद रखना कोऑपरेटिव सोसाइटी का पहला कायदा है कि इसमें सिर्फ मेंबर्स को इसका बेनिफिट मिलता है, मतलब ये 20 जन ही क्रेडिट ले पाएंगे। 21st कोई बाहर से आया और बोला मेरे को उधारी दो, नो, ठीक है। सो गांव वगैरह में ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज बहुत चलता है, बैंक के पास जाना, पेपर वर्क, इट टेक्स मिनिमम 30 to 45 डेज, प्लस कोलैटरल सिक्योरिटी चाहिए, ये चाहिए। तो ऐसे लोगों को जो छोटा छोटा अमाउंट ऑफ लोन है नहीं मिल पाता, राइट, या तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज होता है, तो ये लोग ये कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करके अपनी क्रेडिट या लोन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमेशा स्मॉल ग्रुप्स है जो लोग खुद बनाते हैं, देयर इज नो गवर्नमेंट रूल और फॉर्मुलेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, लोग मिलजुल कर डिसाइड कर कर खुद ये ग्रुप बनाते हैं। मेंबर्स जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं वो अपने रिसोर्सेज या सेविंग को इकट्ठा करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, हर महीने 500 रुपया वो लोग जो सेविंग्स है उसको एक जगह पे इकट्ठा करेंगे, ठीक है, और ये जो अमाउंट यहाँ पे पुल हुआ है उसी अमाउंट को लोन के तौर पे अपने मेंबर्स को सर्कुलेट करने के लिए यूज किया जाएगा। याद रखना इट इज ओनली मेनली फॉर देयर मेंबर्स, राइट। ये जो कोऑपरेटिव्स है जरूरत पड़ने पे कलेक्टिवली बैंक से भी लोन लेकर अपने मेंबर्स की नीड पूरी करते हैं, तो यहाँ पे कलेक्टिवली लोन ले रहे हैं तो पावर और कोलैटरल सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ सकता है, ठीक है। देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव डिपेंडिंग ऑन किसने कौन से लोगों ने ग्रुप फॉर्म किया है, जैसे अगर मैं फार्मर्स की बात करूं तो देर इज कृषक कोऑपरेटिव, देन जो टेक्सटाइल कपड़ा वगैरह बनाते हैं उनका एक वीवर्स कोऑपरेटिव करके है, देन जो इंडस्ट्रियल लेबरर्स होते हैं जिनका पर आवर वेज रेट सिस्टम होता है, ये इंडस्ट्रियल लेबरर्स के लिए इंडस्ट्रियल वर्कर्स कोऑपरेटिव है। सी कोऑपरेटिव्स आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो बेस्ड ऑन आप कौन से एरिया में केटर कर रहे हो। फार्मर्स के लिए जैसे कृषक है तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए इंडस्ट्रियल वर्कर्स कोऑपरेटिव्स है, ठीक है। बट ट्रस्ट मी कोऑपरेटिव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स रहा है रूरल एरिया में क्रेडिट सर्कुलेशन के लिए, ठीक है, जहां पे बैंक्स इतने छोटे छोटे रूरल एरियाज की नीड पूरी नहीं कर पाती, राइट। अब आते हैं हमारे टू टाइप्स ऑफ क्रेडिट पे, दैट इज द फॉर्मल एंड द इनफॉर्मल क्रेडिट। पहले जो हम करेंगे दैट इज द फॉर्मल क्रेडिट। फॉर्मल क्रेडिट की अगर मैं बात करूं, अगर आप कोई भी क्रेडिट या तो लोन लेते हो बैंक्स या तो कोऑपरेटिव से जहां पे एक डेफिनेट सिस्टम फॉलो होता है, जैसे अगर आप बैंक में लोन लेने जाते हो तो लोन एप्लीकेशन फॉर्म, सारा पेपर वर्क, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है, फिर आपका फिक्स मेथड ऑफ पेमेंट होगा, फिक्स टर्म्स एंड कंडीशंस होगी। अगर ऐसे आप लोन ले रहे हो फ्रॉम एनी फॉर्मल इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट विच हैज अ फिक्स प्रोसेस, फिक्स इंटरेस्ट, इट इज नोन एज फॉर्मल क्रेडिट, क्योंकि आपने ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या तो फॉर्मल इंस्टीट्यूट से इसको लिया है, राइट। ये बैंक्स के जो भी लोन प्रोसेसेस या टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं दे आर ऑलवेज गिवन बाय द सेंट्रल बैंक एंड दैट इज द आरबीआई। तो बैंक का सारा प्रोसेस, टर्म्स एंड कंडीशन, बैंक कोई चीट नहीं कर रहा, ये सब कुछ कौन देख रेख रखता है, तो आपकी सेंट्रल बैंक दैट इज द आरबीआई। और जनरली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोसेसेस वगैरह भी डिजाइंड होते हैं दे आर बाय द आरबीआई, सो दैट लोगों को बैंक्स चीट ना करें, ठीक है। Banks, they also have to submit the information to the RBI on how much they are lending to whom, etc. Because ये एक RBI नजर रखती है, तो आप लोन किसको दे रहे हो, कितना लोन दे रहे हो, आपके पास कितनी टोटल डिपॉजिट्स है, आप लोगों से कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, ये सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम हर एक बैंक जो लोन सर्कुलेट करती है उसको सेंट्रल बैंक मतलब RBI को ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, राइट। फॉर्मल सेक्टर
हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट ही पूरा कर पाती है, राइट. सो इफ आई से द टोटल क्रेडिट, if I say this is the total credit requirement in India, ठीक है, मान के चलो this is how much, तो 100 crores, right. तो इसमें से जो आधा हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ये कौन पूरा करता है, तो ये पूरा करता है आपका फॉर्मल क्रेडिट, ठीक है. तो अभी ये हिस्से में से ये जो बाकी आधा हिस्सा बच गया है ये कहाँ जाएगा, तो ये बाकी का आधा हिस्सा आपका इनफॉर्मल क्रेडिट सोर्सेस से पूरा होता है. इनफॉर्मल क्रेडिट सोर्सेस मतलब क्या, जो मतलब ऐसे बैंक्स वगैरह फॉर्म नहीं करती, जो आरबीआई के अंडर नहीं आता, इनका कोई डेफिनेट मेथड, पेपर वर्क, इंटरेस्ट रेट कुछ नहीं होता. जैसे अगर आप बोरो कर रहे हो मनी लेंडर्स से, जमींदार से या अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अब इसमें तो आपको ही प्रॉपर लोन एप्लीकेशन फॉर्म, पेपर वर्क, देन उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसे तो नहीं करने वाले, राइट. सो ये सारी चीजें आती है आपकी जो कि है इनफॉर्मल सेक्टर में, ठीक है. चाहे वो फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, या फिर मनी लेंडर्स है, जमींदार है जो रूरल एरिया में बहुत ज्यादा लोन सर्कुलेट करते हैं. दीज आर ऑल योर इनफॉर्मल सेक्टर्स. इनफॉर्मल क्यों कहा जाता है, एक आरबीआई के अंडर नहीं आता, दूसरा कोई इनके डेफिनेट रूल्स, रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशंस, इंटरेस्ट नहीं होते, तीसरा इनका कोई फिक्स प्रोसेस भी नहीं होता, ठीक है. लाइक आई सेड, ये जो फॉर्मल क्रेडिट है इंपॉर्टेंट है, राइट. वाई, बिकॉज फॉर्मल क्रेडिट में जनरली इंटरेस्ट रेट कम होता है. जैसे अगर मैं कहूँ फॉर्मल क्रेडिट में 6 to 8% इंटरेस्ट होगा, तो वही इनफॉर्मल क्रेडिट में आपको पता है मनी लेंडर्स 18-20% ब्याज पे भी लोन देते हैं, राइट. सो अगर मैं इनफॉर्मल सेक्टर की बात करूं, यहाँ पे जो इंटरेस्ट होता है, ठीक है, इट इज जनरली हाई, राइट. जबकि फॉर्मल क्रेडिट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो इंटरेस्ट होता है दैट इज जनरली लो, ठीक है. तो बने तब तक हमें फॉर्मल क्रेडिट सोर्सेस ही यूज करने चाहिए. बट ऐसे लोग जो फॉर्मल क्रेडिट से लोन नहीं ले पाते, या अगर अवेयरनेस नहीं है, लिटरेट नहीं है, दे आर स्टिल गोइंग टू द इनफॉर्मल सेक्टर. रूरल एरियाज में मनी लेंडर्स, जमींदार्स इसीलिए तो बहुत ज्यादा चलते हैं, ठीक है. अब अगर मैं कहती हूँ कि फॉर्मल क्रेडिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या हमें ज़्यादातर जो लोन्स लेने चाहिए वो फॉर्मल क्रेडिट से अगर लेने चाहिए, तो फॉर्मल क्रेडिट में सबसे पहले अगर कोई याद आता है दैट इज योर बैंक्स, राइट. बैंक्स की बात करूँ तो बैंक्स के लिए बहुत बहुत जरूरी है कि वो अपनी लेंडिंग को इंक्रीज करे, स्पेशली इन द रूरल एरियाज. व्हाई, बिकॉज रूरल एरियाज में आज भी लोग मजबूर हैं इनफॉर्मल सोर्सेज से क्रेडिट लेने के लिए, एंड देन ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक्सप्लॉयटेशन, छोटे मोटे अमाउंट के लिए पता है जमींदार जो है फार्मर्स की जमीन ले लेते हैं, बॉन्डेड लेबर, जिंदगी भर उनकी गुलामी करो, ऐसी सब चीजें बहुत होती है. तो ये एक्सप्लॉयटेशन को हटाने के लिए, स्पेशली इन द रूरल एरियाज, क्योंकि अर्बन एरियाज में तो अब लिटरेसी, अवेयरनेस इतना हो गया है कि ज्यादातर लोग जो है बैंक्स वगैरह से क्रेडिट ले रहे हैं, बट रूरल एरियाज में एक्सप्लॉयटेशन को कम करने के लिए, उनकी डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल सोर्सेस कम करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम रूरल एरियाज में भी बैंक्स को एस्टैब्लिश करें. और इसीलिए रूरल एरिया में नाबार्ड, रीजनल रूरल बैंक्स जो है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, ये गवर्नमेंट ने फॉर्म करी है अंडर द आरबीआई एक्सेट्रा, सो दैट रूरल एरियाज में भी बैंक्स को, बैंकिंग हैबिट्स को यूज कर सके और बैंक्स एज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ क्रेडिट बन सके, राइट. फॉर्मल सेक्टर की बात करूं, फॉर्मल सेक्टर अगर एक्सपांड होना जरूरी है, ठीक है, तो ये भी जरूरी है कि ये एक्सपांड जब हो सबको इसके बेनिफिट्स मिले. बिकॉज अगर मैंने बैंक तो बना दी, बट बैंक अगर लोगों की क्रेडिट रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहा, क्या मतलब है, ठीक है. सो यू आर एक्सपैंडिंग बैंक्स इवन इन द रूरल एरियाज. व्हाई, सो दैट रूरल एरियाज में भी जो लोग है, फार्मर्स है, आर्टिशंस है, हैंडीक्राफ्ट वगैरह का काम जो करते हैं, जिनको छोटे छोटे लोन की रिक्वायरमेंट होती है, वो बैंक से वहां पे लोन ले सके,
राइट। इनफॉर्मल क्रेडिट की बात करूं तो लाइक आई सेड, जो इनफॉर्मल क्रेडिट है ज्यादातर जो मनी लेंडर्स है, आपके रिश्तेदार है, दोस्त है, जमींदार है, इनके द्वारा आता है। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और इसीलिए इनका जो इंटरेस्ट रेट है या पेपर वर्क है, ये कुछ भी डेफिनेट और फिक्स नहीं होता। इनके ऊपर कोई आरबीआई वगैरह का सुपरविजन नहीं है, तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर जो है अपने लोगों को एक्सप्लॉइट करे। ठीक है, देयर इज नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स। जैसे बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, छोटे छोटे अमाउंट के लिए एकर्स ऑफ जमीन ले लेता है, फार्मर्स को बॉन्डेड लेबर बना लेते हैं, कोई उनको नहीं रोक पाता, क्योंकि यहाँ पे जो भी डील हो रही है बिटवीन टू पीपल हो रही है विदाउट द इंक्लूजन ऑफ एनी इंस्टीट्यूट, राइट। तो इसमें दे कैन डू व्हाट दे लाइक, वो अपने हिसाब से जो है इंटरेस्ट रेट वगैरह चार्ज बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, आगे जाते हैं। फॉर्मल क्रेडिट की बात करूं तो फॉर्मल क्रेडिट कहां कहां से आ सकता है। एक तो आपके बैंक्स, या तो आप कहोगे कमर्शियल बैंक्स, उसके अलावा जो अभी मैंने आपको बताया रूरल एरियाज में कोऑपरेटिव सोसाइटीज। उसके अलावा अगर ये फॉर्मल सेक्टर की मैं बात करूं, सी फॉर्मल सेक्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है कि यहाँ पे जो आपको लोन मिल जाती है उसमें इंटरेस्ट रेट इज वेरी वेरी लो कंपेयर टू द इनफॉर्मल सेक्टर। प्लस इसका जो रीपेमेंट है दैट इज डेफिनेट। लोन लेते वक्त ही कैसे रीपे करोगे, क्या ईएमआई कैलकुलेट मंथली आएगा, कौन से डेट पे रीपेमेंट होगा, एवरीथिंग इज प्रायर डिसाइडेड एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये एक इसका ड्रॉबैक है। ठीक है, इनफॉर्मल क्रेडिट सोर्स में डॉक्यूमेंटेशन इतना लंबा चौड़ा प्रोसेसिंग टाइम नहीं लगता, और इसीलिए काफी बार जब इमरजेंसी होती है लोग इनफॉर्मल सेक्टर पे चले जाते हैं, क्योंकि बैंक में लोन के लिए अप्लाई करोगे तो 30 to 45 डेज आम बात है, राइट। सो यस, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होता है, और ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत सारे लंबा चौड़ा प्रोसेस भी होता है। ठीक है, अब जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज योर एसएचजीज और योर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ए रूरल एरियाज में जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है फॉर क्रेडिट सर्कुलेशन। सिमिलरली और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज योर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं, तो जो आपकी पॉवर्टी सेक्शन है, जो पुअर हाउस होल्ड्स है, जो आज भी इनफॉर्मल सेक्टर पे डिपेंडेंट है फॉर द क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, क्योंकि बैंक्स वगैरह के पास जाओगे पेपर वर्क या कोलैटरल सिक्योरिटी के लिए इनके पास कुछ नहीं है, तो ये लोग डिपेंड हो जाते हैं मनी लेंडर्स, जमींदार, दोस्तों, रिश्तेदारों पे। बट ये इनफॉर्मल सेक्टर जो है बहुत ही इश्यूज क्रिएट होते हैं इसमें, राइट। जैसे यहाँ पे पहला रीजन है कि इनफॉर्मल सेक्टर के पास आप जा रहे हो, वाई, बिकॉज बैंक्स हर रूरल एरिया में आज भी प्रेजेंट नहीं है। इंडिया में कितने ही ऐसे गांव है जहां पे बैंक ही नहीं है, सो दे डोंट हैव अ सोर्स। उसके अलावा अगर बैंक्स है भी, राइट, तो बैंक में जो पेपर वर्क है दैट इज वेरी डिफिकल्ट। सो यस, उसके अलावा जो उनके पास कोलैटरल सिक्योरिटी भी बैंक मांगता है, अगर उनके पास वो कोलैटरल सिक्योरिटी भी नहीं है तो ऐसे केस में वो मजबूर हो जाता है टू गो टू द इनफॉर्मल सोर्सेज, जैसे मनी लेंडर्स, जमींदार, और फिर वो उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, छोटे मोटे अमाउंट के लिए जो है उनकी जमीन भी ले लेंगे। अब ऐसे केस में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है वो पिक्चर में आते हैं, उनको इस इनफॉर्मल सेक्टर के एक्सप्लॉइटेशन से बचाने के लिए, राइट। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं, सो दीज आर वेरी स्मॉल ग्रुप्स, राइट। स्मॉल ग्रुप्स मतलब क्या, जनरली इसमें 15 to 20 मेंबर्स ही होते हैं, मतलब लार्ज ग्रुप्स नहीं है, छोटे छोटे ग्रुप्स यहाँ पे बनाए जाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, तो विद इन द ग्रुप प्रमोट करते हैं छोटी मोटी सेविंग्स, जैसे वो अपने मेंबर्स को एनकरेज करेंगे कि हर महीने हम कम से कम 100 रुपए बचाएंगे, राइट। सो देयर आर 20 मेंबर्स से सेव 100 रुपीज ईच, तो महीने का 2000 हो गया, तो साल का 24,000 हो गया, राइट। सो ऐसे केस में दे एनकरेज देयर मेंबर्स कि हर महीने हम छोटी छोटी सेविंग्स करेंगे, राइट। एंड ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं दे आर जनरली फॉर्म्ड रिगार्डिंग द एरिया, जैसे मेरे आजू बाजू के 10-15 जन है, उनको लेकर जो है हमने ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाई, लोगों को एनकरेज करा टू सेव, उनको मेथड्स बताए कि आप कैसे सेव कर सकते हो, सो दैट हम सेल्फ डिपेंडेंट रहे, हमें किसी और पे अपने पैसे के लिए, क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स के लिए डिपेंडेंसी रखनी ना पड़े। ठीक है,
सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बहुत सारे एडवांटेजेस है। पहला तो जो पुअर है, जिनके पास कोई भी कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं होती, जिसके वजह से बैंक से वो लोन नहीं ले पाते, वो उनको हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स है, बहुत इजीली और टाइमली इनको लोन मिल जाता है, क्योंकि इसमें कोई लंबा चौड़ा पेपर वर्क या तो लोन प्रोसेसिंग टाइम ये सब नहीं होता। तो विद इन द मेंबर्स उनको ये लोन जो है बहुत ही इजीली मिल जाता है। एंड कंपेयर टू द इनफॉर्मल सेक्टर, जो इंटरेस्ट रेट है वो भी काफी कम है। तो एक्सप्लॉइटेशन भी नहीं है, कोलैटरल सिक्योरिटी ना होते हुए भी आपको जो है छोटी मोटी लोन इजीली मिल जाती है। ठीक है, उसके अलावा ये जो है रूरल पुअर, इसके लिए एक वरदान की तौर पे काम कर रहा है, क्योंकि रूरल पुअर है, बैंक के पास जाएंगे बैंक लोन देगा नहीं, जमींदार के पास जाएंगे वो हाई इंटरेस्ट चार्ज करके एक्सप्लॉइट करेगा। तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन दैट दे हैव। उसके अलावा जो विमेन है, राइट, इट इज हाईली हेल्पिंग द विमेन टू बी सेल्फ रिलायंट। जैसे विमेन है जो कॉटेज इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहती है, छोटे मोटे बिजनेसेस स्टार्ट करना चाहती है, तो विमेन को इनकरेज करता है कि भाई आप अपनी छोटी छोटी जो सेविंग्स है आप उसको करो, और हम एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं जहाँ पे हम एक दूसरे को ये फाइनेंशियली हेल्प करके बिजनेसेस सेटअप करने में भी मदद करेंगे। एंड इन इंडिया मोस्ट ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी जो है दैट इज केटर्ड टू विमेन। ठीक है, रेगुलर मीटिंग ऑफ ग्रुप्स होना, इवन ये लोग फाइनेंशियल चीज़ों के अलावा जो जनरल अवेयरनेस है, जैसे विमेन न्यूट्रिशन है या तो इन्फैंट न्यूट्रिशन है, हाइजीन एंड हेल्थ है, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस, गांव में डोमेस्टिक वायलेंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है दैट इज फेस्ड बाय द विमेन। तो डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ कैसे एक्ट करना है, हाउ डू यू फाइट डोमेस्टिक वायलेंस, ये इंपॉर्टेंट अवेयरनेस भी क्रिएट करता है। मतलब फाइनेंशियल हेल्प तो सेल्फ हेल्प ग्रुप कर ही रहा है, बट उसके अलावा जो सोशल अवेयरनेस इन विमेन जरूरी है, जैसे विमेन अपनी न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं रखती, या इन्फेंट की केयर कैसे करना है, बहुत इलिटरेसी है बच्चा रूरल एरियाज में। तो इसीलिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स के द्वारा ये नॉलेज भी इनकलकेट करना, ये तक आपकी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स करती है, राइट। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा जो चैप्टर नंबर 8 था, मनी एंड क्रेडिट। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट नोट के तौर पे काफी बार आता है। उसके अलावा बार्टर सिस्टम जो है, मनी क्यों आया, हाउ मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इंपॉर्टेंट है। आई रियली होप कि आपको मेरा ये जो लेक्चर है वो ज़रूर समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन एज ऑलवेज आपके लिए ओपन है। समझ में आया तो भी ज़रूर कमेंट करिएगा, ये कमेंट्स हमें हमेशा मोटिवेट करते हैं। आज के लिए मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, बट नेक्स्ट चैप्टर लेकर मैं ज़रूर आऊंगी। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट चैप्टर भी हम कराए या मैं आपको पढ़ाऊँ, तो प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। आज के लिए यहीं पे अलविदा कहती हूँ। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। EduHub, India's online learning hub. Download the app now.